हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3। चैप्टर 4 यूनिट 3 जो कि है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेगमेंट रिपोर्टिंग होती क्या है। सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है हमारी जब हमारी कोई बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग डिविजन्स, सेगमेंट मतलब यहाँ पे डिविजन्स को हम एक साथ देखते हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब यहाँ हम बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट की कि किस किस के लिए मैंडेटरी होता है और किस किस के लिए नहीं होता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज मैंडेटरी फॉर नॉन एसएमसीज। अदर entities are encouraged to comply अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। मतलब ये मैंडेटरी किसके लिए है? नॉन एसएमसीज के लिए। और अदर एंटिटीज के लिए क्या है? एनकरेज कर दें उसे कि भाई तुम्हें अगर करनी है तो तुम कर लो, अच्छी बात है, और नहीं करनी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नॉन एसएमसीज कौन से होते हैं हमारे? लेवल 1 कंपनी जो हमने पीछे पढ़ी थी। और ये अदर एंटिटीज जो दे रखा है यहाँ पे, ये आती है हमारी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 कंपनीज। तो इन सबसे क्या कहेंगे हम कि आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन लेवल 1 के लिए क्या है? मैंडेटरी, करनी ही करनी है। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग जो होती है वो होती है 2 टाइप्स की। एक होती है हमारी बिजनेस सेगमेंट और दूसरी होती है हमारी जियोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट हमारी ये बताते हैं हमें कि जो बिजनेस के हमने डिविजन्स कर रखे हैं वो किस टाइप के सेल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, बट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं ये। और जोग्राफिकल में क्या होता है? जोग्राफिकल सेगमेंट कि हम अलग अलग जोग्राफिकल एरिया पे सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विद इन different segments or to the external parties। ये जो सेल चल रहा है यहाँ पर, सेलिंग हो रही है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। किसमें? डिफरेंट सेगमेंट्स में। मतलब 2 सेगमेंट है यहाँ पे, ये दोनों आपस में भी सेल कर सकते हैं। और या फिर एक एक्सटर्नल पार्टी को, हमारी कोई सेगमेंट है, उसके पास कोई कस्टमर आया तो वो क्या करेगी कि वो इस कस्टमर को भी सेल करेगी, ठीक है। और वहीं जोग्राफिकल सेगमेंट में क्या होता है? सेलिंग सेम गुड्स और सर्विसेज एट डिफरेंट रीजन्स। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाली बिजनेस है और ये वाली ज्योग्राफी का सेगमेंट्स है? तो इसके लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 ने हमें 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, एक बिजनेस सेगमेंट की और एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट की। तो पहले हम ये डेफिनेशंस लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट होता क्या है? तो इसके अंदर आएगा हमारा बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विश कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज
that is engaged in providing an individual product or services. इतना तो सबको क्लियर है कि एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, एंगेज किस चीज़ में, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और सर्विसेज. अब यहीं इसके आगे लिखते हैं हम फैक्टर्स दैट शुड बी considered in determining whether the product or services is related or not are. सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इस डेफिनेशन में, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, क्या करता है, इंगेज्ड है किस चीज़ में, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज. अब हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे किस चीज़ के लिए, कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड हैं या फिर नहीं. तो इसके लिए पॉइंट नंबर ए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन process, type of customers, method used to distribute the products or services, nature of regulatory environment, like banking, insurance, etc. क्लियर. मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सेगमेंट जो है हमारी, ये रिलेटेड है या नहीं है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे नेचर कैसा है, हमारे प्रोडक्ट का, हमारी सर्विसेज का कैसा नेचर है, कि ये दोनों अलग अलग टाइप के चीज़ें सेल कर रहे हैं, या प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी है, जो मशीन इसमें यूज़ हो रही है, जो मशीन दूसरी कंपनी में या दूसरी सेगमेंट में यूज़ हो रही है, कि वो किस टाइप की मशीन्स हैं, किस टाइप का प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं ये लोग. टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में क्या दे रखा है हमारा, कि किस टाइप के कस्टमर्स एक सेगमेंट रीच कर रही है, या तो उसका नीश मार्केट जो होगा वो स्मॉल एज ग्रुप को करेगा, या फिर लार्ज को करेगा, या फिर एडल्ट्स को करेगा. तो किस टाइप के कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं. मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किस टाइप का चैनल हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने. नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लाइक बैंकिंग. बैंकिंग के लिए क्या कह सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और अलग अलग सेगमेंट्स ने क्या कर रखा है, अलग अलग बैंक में अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं. एक ने एसबीआई में करवा रखा है, एक ने इंडियन बैंक में करा रखा है, एक ने पीएनबी में करा रखा है. तो इसलिए हमें इन सब सारे पॉइंट्स से पता चलता है कि हमारी सेगमेंट रिपोर्टेबल है या नहीं. नेक्स्ट अब लिखेंगे हम जोग्राफिकल के बारे में. जोग्राफिकल सेगमेंट क्या होती है हमारी. तो जोग्राफिकल सेगमेंट इज ए, सेम डेफिनेशन रहने वाली है, डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे कि बिजनेस सेगमेंट कौन सी होती है और हमारी जोग्राफिकल सेगमेंट कौन सी होती है, वो डिफरेंट रहेंगे बस. तो इसलिए भी डेफिनेशन सेम रहेगी हमारी. जोग्राफिकल सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट distinguishable
component of an enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment. अगेन यहाँ पे अब हम फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स दैट शुड be considered in identifying geographical segment includes. कौन कौन से फैक्टर हम कंसिडर करेंगे किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि हमारे जोग्राफिकल सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो पॉइंट नंबर ए, सिमिलरिटी of economic and political conditions. B point, proximity of operations. इसका मतलब होता है सिमिलरिटी. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, special risk associated with operations in particular area. Point number D, underlying currency risk, etc. ओके. यहाँ पे क्या देखा हमने कि क्या क्या सिमिलरिटी है किस चीज़ में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारी कंडीशंस कैसी हैं. प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है हमारा सिमिलरिटी, कितनी सिमिलरिटी है हमारे ऑपरेशंस में जो हम फॉलो कर रहे हैं. फिर स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हमें किस किस टाइप के रिस्क आ रहे हैं. और अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क क्या होता है हमारा, करेंसी फ्लक्चुएशंस, जो भी हमारी करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती हैं वो होता है हमारा करेंसी रिस्क. एक पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, रिपोर्टेबल segment is a business segment or geographical segment identified on the basis of definitions as per accounting standard 17. यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बताएगा कि हमने जो बिजनेस सेगमेंट की डेफिनेशन दे रखी है और जोग्राफिकल सेगमेंट की डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये रिपोर्टेबल है या नहीं. अब हम लिखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, कुछ डेफिनेशंस. क्योंकि पहला पॉइंट है हमारा सेगमेंट रिवेन्यू. रिवेन्यू से तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है. रिवेन्यू जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारी इनकम होती है उसे बोलते हैं हम रिवेन्यू. अब इसमें क्या पॉइंट है हमारा, द प्रपोर्शन ऑफ
enterprise revenue directly attributable to a segment. Point, it does not include, ये क्या include नहीं करता? Extra ordinary items, interest or dividend income, gain on sale of investments. सेगमेंट रेवेन्यू में हम ये बताते हैं कि हमारी डे टू डे बेसिस पे कितनी गुड्स की और सर्विसेज की सेल हो रखी है, यानी कि एक्चुअल प्राइसेस। तो ये क्या बताते हैं हमें? ये बताता है कि हमारी डे टू डे में कितनी रेवेन्यू आई है। और ये क्या इंक्लूड नहीं करता, ये याद रखना है, ये इंक्लूड नहीं करता यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम हमें कब रिसीव होती है? या तो ईयर एंड में, या फिर कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपना डिविडेंड मिड में ही प्रोवाइड कर देती है, जिसे बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। और दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट डेली तो कुछ परचेज करेंगे नहीं जिसके ऊपर हमें गेन होगा, या फिर हम सेल कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट को, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगे हमारी इरेगुलर आइटम्स, जो कि हम ये इरेगुलर आइटम्स कभी भी सेगमेंट वैल्यू में मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा अभी सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है, अब लिखेंगे हम सेगमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे। एक्सपेंसेस resulting from the operating activities of a segment, यानी कि एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए सेगमेंट। एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज expense that can be allocated on reasonable basis to the segment। इन शॉर्ट हमारे सेगमेंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? हमारे सेगमेंट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिन्हें हम डे टू डे वाले एक्सपेंसेस बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हमारे सेगमेंट एक्सपेंसेस। और इसमें भी ये इंक्लूड क्या नहीं करते, वही लिख लेते हैं अब हम, इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हम यहाँ पे? वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हमने किसी को इंटरेस्ट दिया है तो हम वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, लिख लो बराबर में, इंटरेस्ट पेड। पॉइंट सी, हमें अगर लॉस हो गया किस चीज पे? ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और एक पॉइंट और है इसमें, डी, इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये हमारे डे टू डे में तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये सारे हो जाएंगे हमारे इरेगुलर आइटम्स, जो कि हम सेगमेंट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करते। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे, सेगमेंट रिजल्ट। और ये रिजल्ट क्या होता है हमारा? रिजल्ट मतलब प्रॉफिट। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे हम, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। क्लियर? बस इतना ही था।
पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं हम। सेगमेंट एसेट्स। सेगमेंट एसेट्स में लिखेंगे कि सेगमेंट एसेट्स हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है। पॉइंट नंबर ए, ऑल एसेट्स। सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं। और अब लिखेंगे हम पॉइंट नंबर बी में कि इंक्लूड क्या नहीं करता एसेट्स में। इंक्लूड करता है ये तो हमें पता है ना कि हम सारे एसेट्स इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करेंगे ये स्पेसिफिक बात है। इट डज नॉट इंक्लूड, इसका हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स एसेट्स और assets used for general purpose of head office। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि होगा हमारा सेगमेंट लायबिलिटी। सेम हम अपना सेगमेंट लायबिलिटी में करेंगे। सेगमेंट लायबिलिटी हमारी क्या कैरी करती है, सारी लायबिलिटी बस, और क्या क्या इंक्लूड नहीं करती वही। पॉइंट नंबर ए में ऑल लायबिलिटीज, और पॉइंट नंबर बी में इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करती। पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स लायबिलिटी। और पॉइंट नंबर 2, बोरोइंग्स फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस। क्लियर। अब हमें पता चल गया हमारे सेगमेंट रेवेन्यू क्या होती है, हमारे सेगमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे सेगमेंट रिजल्ट्स क्या होता है, सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट लायबिलिटीज। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, ये बताना है हमें, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए लिखते हैं हम, पहले एक हेडिंग डालेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। और ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे, क्वांटिटेटिव लिमिट्स से। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। बिजनेस सेगमेंट और geographical segment should be identified as a reportable segment if, हमारी बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट कब एक रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाई जाएंगी, अगर वो ये 3 रूल्स फॉलो कर रही है, मतलब तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलो हो रहा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाई जाएगी। तो हमारा पहला है इट्स रेवेन्यू। यहाँ पे जो इट्स है वो किससे शो कर रहा है, एक सेगमेंट को। ठीक है, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल customers and internal transfer is greater than equal to 10% of total revenue of all segments।
तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि रेवेन्यू किस चीज़ से जनरेट हो रही है, हमारी सेल्स से। किस किस को हमने सेल्स करी, एक्सटर्नल कस्टमर को और इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र मतलब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है तो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% होनी चाहिए। किस चीज़ के 10%, टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। ये हमें सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है या फिर नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम इसके बारे में। यहाँ और का सिंबल लगा लेंगे हम कि ये हो या ये हो। अब हम बी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, इट्स रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब हमें पता है हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। या तो हमें प्रॉफिट होगा या होगा हमें लॉस। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10% होना चाहिए, किस चीज़ के, ऑफ combined result of all segments in profit or all segments in loss। और इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इसमें भी पहली बात which ever is greater in absolute amount। इसका मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। हमारी एक सेगमेंट है, दूसरी सेगमेंट है, तीसरी सेगमेंट है, चौथी सेगमेंट है। इसमें हमें हो गया प्रॉफिट। अब हम कैसे चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है हमारा, तो हम इन सबको कंबाइन करेंगे और देखेंगे इसको प्रॉफिट हुआ, इसको लॉस हुआ, इसको लॉस हो गया और इसको हो गया प्रॉफिट। तो हम क्या देखेंगे, इस प्रॉफिट को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे। तो ये इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास अमाउंट आई होगी, दो प्रॉफिट को प्लस करके और दो लॉसेस को प्लस करके, तो हम देखेंगे उन दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है। इसको ना मैं एक ईजी और सिंपल व्हाट्सएप लैंग्वेज में आपको लिखवा देती हूँ, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से याद रहे। कुछ कुछ सेगमेंट में क्या है हमारा, प्रॉफिट है, कुछ सेगमेंट में लॉस है। तो जो सारी प्रॉफिट वाली सेगमेंट है उन सब का प्रॉफिट ऐड करेंगे। देन जो सेगमेंट्स लॉस शो कर रहे हैं, तो टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब जब हमने ये करा और ये करा तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक लॉस की एक प्रॉफिट की। अब हमने देखा यहाँ क्या लिख रखा है, एब्सोल्यूट अमाउंट देखनी है कि कौन सी एब्सोल्यूट अमाउंट हमारी ग्रेटर है। तो या तो जो अमाउंट यहाँ पे माइनस में और यहाँ प्लस में है, एक अमाउंट देखेंगे हम, यहाँ माइनस या प्लस का सिंबल नहीं देखेंगे। ये अमाउंट अगर बड़ी है या ये अमाउंट बड़ी है, तो जो अमाउंट बड़ी होगी हम वो अमाउंट लेंगे और उससे उस अमाउंट से हम क्या कंपेयर करेंगे कि ये ग्रेटर देन 10% और इक्वल टू 10% है या नहीं। क्लियर ये वाला पॉइंट। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे भी हम यहाँ और लगा देंगे पॉइंट नंबर दूसरा लिखने से पहले। अब है हमारा पॉइंट नंबर सी, इट्स एसेट्स। इट्स यहाँ पे क्या है, सेगमेंट, यानी कि हम सेगमेंट के एसेट्स देख रहे हैं। क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% किस चीज से, ऑफ टोटल एसेट्स, किस से, ऑफ ऑल सेगमेंट्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, इजी था ये वाला पॉइंट। अब इसी में आगे दो बातें और हैं, अब वो लिखते हैं हम। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू
attributable to reportable segment constitutes less than 75%, इसे हम हाईलाइट कर लेंगे, of total enterprise revenue additional segments should be identified as reportable segments. ओके, जिन्हें समझ में आ गया अगर इस लैंग्वेज से तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो वो सब यहाँ ध्यान दें। हमारे ना कुछ सेगमेंट्स हैं, ये सारी सेगमेंट्स हैं हमारी, और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? यहाँ लिख रहे हैं हमारी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। ये टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है। यहाँ पे हमने कोई ट्रांसफर नहीं किया दो सेगमेंट्स के बीच में, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कस्टमर से डील किया, जो कि कितने 100। अब हमारी कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ये रिपोर्टेबल है, मैं उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ जो जो रिपोर्टेबल है। ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये है, ये है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है। ये हमने सारे अपने कंडीशंस पीछे वाली चेक करी, और हमने देखा कि हमारी ये वाली सारी सेगमेंट्स जो हैं, ये क्या है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। और इन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की हमारी रेवेन्यू कितनी आ रही है? इन सब की आ रही है, यहाँ पे एक एरो बना लेती हूँ मैं, 70। ठीक है, और ये बेचारी नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। और इनकी रेवेन्यू कितनी हुई? 30। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हमें क्या दे रखा था कि हमारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, अगर वो 75% से कम हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं, तो हम इधर वाली जो 30 हैं, जो कि नॉन रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल नहीं थी, हमने कंडीशन चेक करी थी, तो हम इन्हें क्या एज्यूम कर लेंगे? एज्यूम दे आर ऑल्सो रिपोर्टेबल सेगमेंट। और ये हम कंपेयर किससे करेंगे? इससे। अगर हमारी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जितनी भी आ रही है वो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% से कम दे रही हैं, तो हम क्या करेंगे? जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उन्हें भी हम रिपोर्टेबल मान लेंगे। हमारी एक्सटर्नल रेवेन्यू हुई 100। यहाँ पे हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो हमने पीछे वाली कंडीशन से चेक की थी, वो कितनी है हमारी? 70, विच इज़ लेस देन 75%। और अगर यहीं ये जितनी भी सारी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, ये क्या करती? ये सारी अगर करती 80% टोटल रेवेन्यू का, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का जनरेट कर देती हैं यहाँ पर 80%, तो यहाँ क्या आता है? 20%। तो हम इनको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं मानते, सिर्फ यही रिपोर्टेबल रहती हैं और ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं रहती। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अगर ये 75% से कम है तो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कंसिडर करेंगे, वरना नहीं। क्लियर? अब एक नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भी हम पहले थ्योरी लिखते हैं और उसको बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। अ सेगमेंट identified as a reportable segment in the immediate preceding period because it satisfied the 10% threshold should
continue to be reportable segment for the current period, notwithstanding that its revenue, results, and assets are no longer meet the 10% limit. हमने देखा कि हमारी एक सेगमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है। क्या आइडेंटिफाई हो चुकी है? कि वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो हमने क्या देखा कि वो कैसे रिपोर्टेबल बनी? क्योंकि वो इमीडिएट प्रीसीडिंग पीरियड में क्या सेटिस्फाई करा उसने? 10% की थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आने वाला करंट पीरियड होगा इसमें भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट ही मानेंगे अपने उस सेगमेंट को, चाहे उसके रेवेन्यू, उसके रिजल्ट्स या उसकी एसेट्स, लायबिलिटीज कुछ भी वो नो लॉन्गर मीट द 10% थ्रेशोल्ड लिमिट। वो ऐसा इसलिए करते हैं हम जिससे हम कंपेयर कर सकें अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी कि हम यहाँ लेते हैं, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा करंट ईयर। अब यहाँ क्या करा, यहाँ पे ना एक सेगमेंट हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट ही कंसिडर करेंगे। अब चाहे वो कंडीशंस फुलफिल हो या ना हो। क्लियर? ये इसलिए करते हैं हम जिससे हम इस ईयर की इस ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर सकें। क्लियर? और ये जो करंट ईयर में दे रखा है ये रिपोर्टेबल सेगमेंट क्यों बनी और कैसे बनी? बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर उसने इस साल हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को फुलफिल नहीं किया है और वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनी हुई है तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं रहेगी। यानी कि जिस साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनी है उसके करंट ईयर में और उसके पीछे वाले ईयर में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हम उसे एज्यूम करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों साल भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट वाली थ्रेशोल्ड लिमिट फुलफिल नहीं कर पाती तो आगे आने वाले साल में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं रहेगी। जिस साल है उसके आगे और उसके पीछे हम उसे रिपोर्टेबल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसने इस साल भी क्या करा, उसने इस साल भी थ्रेशोल्ड लिमिट फुलफिल कर ली तो वो यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगी। और अगर वो सिर्फ इसकी वजह से बनी है यहाँ पे और ये अगर फुलफिल नहीं कर पाई, इस साल बनी हुई है लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रही तो इस साल रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बनेगी। क्लियर? बस इतना ही लिख रहा है इस डेफिनेशन में और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्मेट। यानी कि अगर हम कोई भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसका कोई फॉर्मेट होता है। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं, प्राइमरी फॉर्मेट और सेकेंडरी फॉर्मेट। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारी सेगमेंट कितने टाइप की होती हैं? सेगमेंट भी हमारी दो टाइप की होती हैं, या तो बिजनेस सेगमेंट होती है या होती है ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। तो हम देखते हैं अगर हमारी बिजनेस सेगमेंट जो होती है वो हमारी प्राइमरी फॉर्मेट में आ रही है, यानी कि हमारा प्राइमरी जो चीज़ है वो हमारी बिजनेस सेगमेंट है, तो हम बिजनेस सेगमेंट का फॉर्मेट किस टाइप से तैयार करेंगे? प्राइमरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और अगर हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेकंड नंबर पे आ रहा है तो हम उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे? सेकेंडरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और इसी तरह होता है कि अगर हम प्राइमरी फॉर्मेट को बना रहे हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए और बिजनेस सेगमेंट के लिए बना रहे हैं हम सेकेंडरी फॉर्मेट, तो उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो ये सारे मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगी किस तरह से तैयार किए जाते हैं। लेकिन मेजरली क्या होता है कि हमारा बिजनेस सेगमेंट ही प्राइमरी फॉर्मेट में आता है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट आता है हमारा सेकेंडरी फॉर्मेट में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे फॉर्मेट किस टाइप से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट,
को हम कंसिडर कर रहे हैं प्राइमरी फॉर्मेट में या फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट किस में आएगी, सेकेंडरी फॉर्मेट। या फिर और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स कैसे बनेगा, प्राइमरी फॉर्मेट में, और बिजनेस बनेगा, बिजनेस सेगमेंट्स सेकेंडरी फॉर्मेट में। क्लियर। अब हमें पढ़ना है कि हमारे प्राइमरी फॉर्मेट कैसे बनते हैं और सेकेंडरी फॉर्मेट कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे प्राइमरी फॉर्मेट। फॉर ईच सेगमेंट डिस्क्लोज, तो पहला पॉइंट होता है हमारा सेगमेंट रेवेन्यू, और इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल और अदर सेगमेंट्स का। अदर सेगमेंट्स और एक्सटर्नल। फिर लिखते हैं हम सेगमेंट का रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट हमें पता ही है क्या होता है, सेगमेंट का प्रॉफिट। फिर लिखते हैं हम कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स। देन लिखते हैं हम टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लायबिलिटीज। देन आता है हमारा टोटल एक्सपेंसेस, देन एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम। ये फॉर्मेट है हमारा कि हम किस टाइप से अपने बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फॉर्मेट। सेकेंडरी फॉर्मेट, इसमें लिखते हैं हम फॉर ईच सेगमेंट डिस्क्लोज। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा सेगमेंट रेवेन्यू, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स, और तीसरा आता है हमारा कॉस्ट incurred during the period to acquire segment assets। हम क्या देखते हैं, जो हमारा सेकेंडरी फॉर्मेट होता है ना, वो मेजरली बनता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारा सेगमेंट रेवेन्यू दे रखा है, तो ये किसके बेसिस पे बनेगा, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। और ऐसे जो हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अपने सेगमेंट एसेट्स की, वो किस पे करेंगे, बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब है थ्योरी बेसिस पढ़ने का है, कि हम और अलग अलग डिस्क्लोजर्स क्या देते हैं, यानी कि हेडिंग डालेंगे अदर डिस्क्लोजर्स। ये सिर्फ एक हमारी नॉलेज के लिए पॉइंट है, तो इसमें हम लिखते हैं
change in accounting policy, अगर है तो, if any. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर on what basis? Next, any change in point 2 above, कोई भी इन दोनों में से changes या any other significant information that may have significant impact. बस इसी के साथ ही चैप्टर होता है हमारा ख़त्म. बेसिकली इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हुई है अभी, और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैं जल्द से जल्द उन सबका रिप्लाई दूंगी. थैंक यू.